हमने पढ़ा था कि कला को दो भागों में बांटा गया है, एक ललित कला और दूसरी व्यावसायिक कला। अब ललित कला के अंदर में 5 प्रकार की कलाएं पढ़ी थी। मूर्ति कला, चित्रकला, वास्तुकला, संगीत कला और काव्य कला। अब इनको भी दो भागों में हम बांट सकते हैं कि जो कलाएं हमें आँखों से दिखाई देती हैं वो कलाएं कहलाती हैं चाक्षुष कलाएं। चक्षु मतलब होते हैं नेत्र, तो उनको हम रखते हैं चाक्षुष कला के अंदर। और जो कलाएं हमें सुनाई देती हैं, जिनको हम अंतर्मन से महसूस कर सकते हैं, उन कलाओं को हम रखते हैं श्रव्य कला के अंतर्गत। तो चाक्षुष कला में कौन कौन सी कला आती है? चित्रकला, मूर्ति कला, वास्तुकला जो है वो चाक्षुष कला या रूपरत कलाएं कहलाती हैं। और इसके बाद जो संगीत कला है और काव्य कला है वह अरूपरत कला या श्रव्य कला कहलाती हैं। श्रव्य यानी जिनको हम सुन सकते हैं। इस प्रकार से कलाओं का विभाजन हमने पढ़ा है। अब कलाओं के लिए हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि कला मानव मन की सहज अभिव्यक्ति है। लेकिन अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग दार्शनिकों ने कला को अपने हिसाब से अभिव्यक्त किया है। सबसे पहले जो दार्शनिक आता है, उस दार्शनिक में हम पढ़ते हैं प्लेटो। प्लेटो ने कहा है कि कला सत्य की अनुकृति है और हमारे अंतर्मन की प्रेरणा है। यानी कि प्लेटो ये भी कहते हैं कि कला जो है ईश्वर की अनुकृति का अनुकरण है। यानी ईश्वर ने जो चीजें बनाई है हम उनका ही अनुकरण कर रहे हैं। और कला सत्य की अनुकृति यानी जैसी हमें दिख रही है हमें उसको बनाना चाहिए। लेकिन एक बात इन्होंने और कही है प्लेटो ने कि ऐसी कला जो समाज को दुष्परिणाम दे वह कला नहीं हो सकती। यानी कला सत्य की अनुकृति तो है किंतु उसके अंतर्गत नैतिकता होना आवश्यक है। उन्होंने एक लिमिट्स डाल दी कि कलाकार अपने मन की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। कलाकार सिर्फ वही बनाता है जो सिर्फ प्रकृति में और सृष्टि में दिखाई देता है। जो ईश्वर ने उसे दिया है वह उसकी ही अनुकृति करता है। तो प्लेटो के अनुसार हम कहते हैं कि कला सत्य की अनुकृति है और इसमें नैतिकता का होना आवश्यक है। अब हम आते हैं उनके शिष्य अरस्तु भी यही बात कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा दोनों की बात में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि कला अनुकरण है, कला सत्य का अनुकरण है, ये अरस्तु भी कहते हैं। लेकिन प्लेटो ने कहा है कि कला में कलाकार की अपनी अभिव्यक्ति नहीं होती, वो सिर्फ जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त चीज है हम उसी का ही अनुकरण करते हैं। किंतु यहाँ पर अरस्तु यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। वो कहते हैं कि कला सत्य का अनुकरण तो है लेकिन इसमें अपनी आंतरिक अभिव्यक्ति, कलाकार की अपनी सोच जब तक शामिल नहीं होगी तब तक वह एक सच्ची कला नहीं हो सकती। तो यहाँ देखिए प्लेटो और अरस्तु में डिफरेंसेस हो गए। प्लेटो ने कला की उत्पत्ति ईश्वर से मानी है, जबकि अरस्तु ने कला की उत्पत्ति मानव की अभिप्रेरणा से मानी है। दोनों के डिफरेंसेस में बहुत डिफरेंसेस हैं। दोनों की देखने में एक जैसी है डेफिनेशन, लेकिन अगर आप समझें तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अब हम आते हैं फ्राइड की। अगर हम लेते हैं, बात करते हैं, फ्राइड बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कला को अभिव्यक्त किया है कि कला हमारी दमित भावनाओं का ऊर्ध्वीकरण है। मतलब मानव मन के अंदर जो भावनाएं दबी रह जाती हैं, जो इच्छाएं, जो काम हम नहीं कर पाते हैं, वो हम कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। आप देखते होंगे कि कई आर्टिस्ट हैं वो न्यूड टाइप की पिक्चर्स बनाते हैं। कुछ आर्टिस्ट हैं वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर ही पिक्चर बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, स्कल्पचर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंतर्मन में कहीं ना कहीं कुछ भावनाएं ऐसी हैं जो दब जाती हैं और समाज में नैतिकता के कारण, सामाजिक बंधनों के कारण हम उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। जब हम उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे तो व्यक्ति क्या है, कुंठाग्रस्त होने लगता है।
अंदर ही अंदर उसके अंतर मन में वो जो भावनाएं हैं वो दबी रह जाती हैं, और ऐसी ही दबी भावनाएं कभी कभी बहुत उग्र रूप लेती हैं और व्यक्ति एक बड़ा क्रिमिनल बन जाता है। तो आप ये देखिए कि कला का हमारे जीवन में महत्व क्या है। कला मानव मन की दमित भावनाएं, जो हमारी भावनाएं दब चुकी हैं, उन भावनाओं को बाहर निकालता है। जब जो चीज़ दबी हुई बाहर निकल जाएगी तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। यानी शुद्धिकरण का एक बहुत बड़ा सोर्स है कला। तो फ्राइड कहते हैं कि कला दमित भावनाओं का ऊर्ध्वीकरण है, यानी जो हमारे अंदर भावनाएं दबी हैं उसको हम कला के माध्यम से बाहर ला सकते हैं। अब हम अगर क्रोचे को देखें तो क्रोचे बोलते हैं कि कला, सत्य तो यह है कि कला क्या है, सौंदर्य क्या है, इसका एक्चुअल में कोई जवाब नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें जो है हमारी खुद की इंटरनल फीलिंग्स है। मैं कुछ और सोचती हूँ, आप कुछ और सोचते हैं, जो हमारे मन की अंतर प्रेरणा है वही कला है। तो क्रोचे ने कहा है कि कला जो है बाह्य प्रभावों की अभिव्यक्ति है। बाह्य प्रभाव यानी जो हम देख रहे हैं आसपास, उन सबको हम कला के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। टॉलस्टॉय बोलते हैं कि कला, असली कला वही है, सही कला वही है जो कलाकार के भाव हैं वो सामने के दर्शकों में भी जागृत हो जाए, तभी कला सक्सेस है। अगर हमने कोई पेंटिंग बनाई और उसको हम इस तरह से उसको वर्णित ना कर पाए कि हमारी भावनाओं को हमारे दर्शक सामने वाले देख ना पाए, तो फिर ऐसी कला का क्या अभिप्राय है। तो टॉलस्टॉय कहते हैं कि कला वह होनी चाहिए जो कि कलाकार के मन के अंतर्मन, जो उसकी भावनाएं हैं, उसको दर्शक तक पहुंचा सके। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कला सत्य शिवम और सुंदरम है, यानी सत्यम शिवम सुंदरम है। जो सत्य कला होगी, जो बिल्कुल सत्य कला कहाँ, यहाँ क्या माना गया है कि जिसको हम सही में व्यक्त करें, यानी घटनाएं तो कुछ और हो रही हैं लेकिन हम अभिव्यक्त कुछ और करना चाहते हैं, वो कला नहीं है। जो सच्चाई को दिखाए, जो मानव मन की हर चीज को जागृत करे, उसके अंदर आत्माओं को जागृत कर पाए, वही सत्य है। और सत्य क्या है? शिव है, और शिव अपने आप में सुंदर है। इसलिए कला क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर के आधार पर कला सत्य की अनुकृति है। अब वैसे तो बहुत सारे विद्वान हैं, उनको हम ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहीं तक लेते हैं। अब हम एक चीज पढ़ते हैं कि कला का मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। कला एक्चुअल में क्या है, क्या देती है हमें। कला एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो हमारी पूरी पर्सनैलिटी को, हमारी पूरी की पूरी मानव जीवन की जो जीने की एक व्यवस्था है, एक जीने का अंदाज है, उसको बदल सकती है। नैतिकता को बढ़ावा देती है कला। आप देखिए, जैसे फ्राइड ने कहा है, हमारे अंदर कोई कुविचार चल रहे हैं। बचपन में आपने देखा होगा कि हमारी मैडम हमें डांट दिया करती थी या कोई हमें डांट दिया करता था, तो हम अपनी मैडम को जवाब तो दे नहीं सकते थे, तो हम क्या करते थे, उनका कुछ भी चित्र बना दिया करते थे, उनके हमने सींग लगा दिए या हमने कुछ भी कर दिया। इस तरह से हम अपने मन की अभिव्यक्तियों को उन चित्रों के माध्यम से, आड़ी टेढ़ी लाइनों के माध्यम से हम अभिव्यक्त कर देते थे, और दूसरे दिन जब हम स्कूल जाते थे तो वापस मैडम को बोलते थे गुड मॉर्निंग मैडम। हमारे अंदर उनके प्रति कोई द्वेष नहीं रहता था। तो दमित भावनाएं जो थी, जो हमारे अंदर की अशुद्धि थी, उसको शुद्ध करने का काम करती है कला। यानी कि अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है तो आप उसका चित्र बना दीजिए, आप जैसा चाहें वैसे बना दीजिए, आप उसको सामने जवाब नहीं दे सकते हैं। तो जब आपके मन की चीज़ें निकल जाएंगी कहीं ना कहीं, जैसे कुछ लोग डायरीज लिखते हैं, कुछ लोग पेंटिंग बनाते हैं, तो इस तरह से आप अपने मन की अभिव्यक्तियों को व्यक्त कर सकते हैं। मानव समाज में नैतिकता को बिखेरती है, मानव समाज को जागृत करने का काम कला करती है। आप जानते हैं, एक आर्टिस्ट है, स्पेन का आर्टिस्ट है, फ्रांसिस्को गोया जो थे वो आर्टिस्ट थे, वो
इतने ज़बरदस्त आर्टिस्ट थे कि मतलब पहले तो वो जो पेंटिंग बनाया करते थे वो सिर्फ अपने सुख के लिए बनाया करते थे, पैसों के लिए बनाया करते थे। लेकिन उनकी एक पेंटिंग है 2 या 3 मई की रात, आप जब देखेंगे युद्ध की विभीषिकाएं, वो पेंटिंग ऐसी पेंटिंग्स हैं कि जिनको उन्होंने सत्य घटना पे आधारित बनाया। जब लोग सो रहे थे, लोगों को पता नहीं था कि जर्मन तानाशाह लोग जो हैं कैसे निहत्थे लोगों की उनको मार रहे हैं, कैसे निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। उन्होंने ये घटना गोया ने अपनी बालकनी से देखी और उन्होंने इस घटना की पूरी सीरीज बनाई। उस सीरीज को उन्होंने ओपन में प्रदर्शित किया। जब उसको प्रदर्शित किया, लोगों ने ये देखा, तो लोगों को पता ही नहीं था कि ये घटनाएं हो रही हैं। लोग उसको देखकर इतने जागृत हुए, उनके अंदर देश भावना की इतनी एक ज्वाला भड़की कि स्पेन की क्रांति के अग्रदूत में फ्रांसिस्को गोया का नाम लिया जाता है। आप देखिए कि कला किस तरह से हमारी नैतिकता को, हमारे को जागृत करने का काम करती है, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाती है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। देखिए, अगर आपके पास कोई न कोई हुनर होगा, चाहे वो डांस का हो, चाहे काव्य का हो, चाहे आप कुछ भी बनाते हो, आपके अंदर एक कोई आर्ट होगी, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप में बढ़ जाएगा। आप दूसरों से अपने आप को एक अलग कैटेगरी में रखेंगे। तो कला हमारी नैतिकता का पतन नहीं करती, नैतिकता को बढ़ाती है, समाज में एक स्थान दिलाती है। लोगों की जो व्यथाएं हैं उनको हम अपनी कला के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकता है। तो इस तरह से पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर देती है, हमारी सोच को चेंज कर देती है। इसलिए आपने देखा होगा उनका सोचने का तरीका भी अलग होता है। जो आर्टिस्ट होते हैं, लोग उनको कह देते हैं कि पता नहीं है किस दुनिया में रहते हैं, लेकिन वो इसी दुनिया में रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एक कला को अभिव्यक्त करते हैं, एक कलाकार जब अपने मन से किसी चीज को देखता है, तो वो पूर्ण रूप से उसके अंदर समाहित हो जाता है। तब वो उस चीज को महसूस करता है और उसकी अभिव्यक्ति करता है। आप पिक्चर देखते हैं, फिल्में देखते हैं, जब किसी पुलिस वाले का रोल किसी एक्टर को करना हो, आर्मी वाले का रोल करना हो या किसी और का करना हो, तो आप देखेंगे कि वो आर्टिस्ट उन लोगों के साथ रहते हैं, उन लोगों से शिक्षा लेते हैं, उस चीज को ग्रहण करते हैं, तब वो अपना अभिनय के द्वारा वास्तविक रूप में हमें दिखाते हैं। तो कला का काम भी यही है, कला को हमें अपने जीवन में समाहित कर लेना चाहिए। क्या? कला समाहित है। आप देखिए, आपके सजने संवरने में, आपके कपड़े पहनने में, आपकी रोटी बनाने में, आपके खाना बनाने में, आपके पकवान को सजाने में भी कलात्मक चीज चाहिए। यानी कला हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में जरूरी है। आप देखते होंगे कि पुराने जमाने में भी राजा महाराजाएं सब कला की शिक्षा लिया करते थे, क्योंकि कला मानव जीवन को जीने का एक आदर्श प्रस्तुत करती है, एक तरीका देती है। तो कला क्या करती है? नैतिकता को बढ़ाती है, आदर्शवादिता को बढ़ाती है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। आप देखिए, आपकी आर्थिक स्थिति को भी सुधारती है, यानी अर्थार्जन भी देती है, आपके जीवन की स्टाइल को बदलती है, आपकी सोच को बदलती है। तो कला जो है वो मानव जीवन के प्रत्येक क्षण में जरूरी है। अब कला को अगर हम देखते हैं तो कला, व्यावसायिक कला और ललित कला हमने देखी है। बेसिकली डिफरेंस हमने बताया था शॉर्ट में, लेकिन हम एक डिस्क्रिप्शन में आपको बताना चाहती हूँ कि ललित कला जो है, हमने पढ़ा था कि जो हमारे अंतर मन से प्रेरित होती है, जिसके अंदर सौंदर्य विद्यमान होता है, वो ललित कला में आती है। व्यावसायिक कला जो लोगों के हिसाब से हम बनाते हैं। आप देखिए कि अगर आपको एक पेंटिंग बनानी है, आप एक लैंडस्केप बना रहे हैं, आप बेसिकली इसमें डिफरेंस को समझने की कोशिश करिए कि हम एक लैंडस्केप बना रहे हैं, एक सिनहरी बना रहे हैं जिसमें पहाड़ है, समुद्र है, ठीक है, झोपड़ी भी है, सब कुछ है। अगर आप ललित कला के उद्देश्य को ध्यान में रख के कला को बनाएंगे तो आप कलाओं के नियमों का ध्यान रखेंगे। आपको पता होगा कि जहाँ समुद्र होगा वहां पे झोपड़ी नहीं होगी, वहां पे जहाँ पे शिप खड़ा होगा वहां पे झोपड़ी नहीं बनाई जाएगी। लेकिन अगर व्यावसायिक कला के रूप में हम देखें तो किसी आर्टिस्ट को अगर एक
ऑर्डर मिलता है कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे समुद्र के किनारे अपनी झोपड़ी चाहिए, मुझे एक शिप खड़ा हुआ चाहिए, तो कलाकार वो बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसे व्यवसाय मिल रहा है उसको। तो बेसिकली डिफरेंस आप देखिए कि ललित कला एक तो कला के नियमों के अनुसार चलती है और आपकी आत्मिक अभिव्यक्ति के अनुसार चलती है, जबकि व्यावसायिक कला दूसरे की चाहत के अनुसार चलती है और वो अर्थार्जन देती है। बेसिकली डिफरेंस यही है। बाकी सारा जो डिटेल है वो आपको PDF में उपलब्ध करा दिया जाएगा। थैंक यू।